Assalamu alaikum. We have crossed the half. This is lecture number 17. I am Dr. Khurram, the person who is going to bore you to hell like next 1 hour. Fasten your seat belts. Be ready. This is logistics management, lecture number 17. In the last lecture, we were discussing transport choices and transport performance. We actually turned towards the transport side. Transport is the most important and most fundamental part of the whole supply chain process. Reason, जो major cost incur होती है, that is actually the transport cost. Like one of the major cost is transport cost. So it is, you need to be very careful in your choices of transport. You need to be very careful about various aspects or various characteristics of some transport mechanism जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मोड जो आप यूज़ करने जा रहे हैं. हम लोगों ने शुरू में ये आपके सामने इस वक्त जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की ट्रांसपोर्ट चॉइसेस की लिस्ट है, इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया. फर्स्ट आई लिस्टेड दीज, मैंने आपको एक एक बताया कि ये कौन सा है. सम ऑफ देम वी ऑलरेडी नो, सम ऑफ देम हमें डिस्कस करने की ज़रूरत थी थोड़ी सी. हम लोगों ने इनको लिस्ट को डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में. देन बिकॉज इट्स अ बिग लिस्ट, तो वी गॉट कन्फ्यूज्ड कि हम इसमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कब यूज़ करेंगे. तो फिर उस चीज़ को हमने डिस्कस किया. एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की इफेक्टिवनेस तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे. हम लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस मेजर को डिस्कस किया. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने वी फाइंड आउट कि दैट transit time, average transit time is very important as a performance parameter. Average transit time is actually the time of delivery from dispatch to delivery of the product, that is transit time. Then हम लोगों ने कहा average transit time is very important. Then also another important aspect is the variability in transit time. The standard which is measured, usually measured through standard deviation. कि transit time में changes कितने आते हैं, average transit time से कितना deviate करता है. Average transit time for example is 5 days, तो कितनी दफ़ा जो है वो for example 3 या 2 की तरफ जाता है, या कितनी दफ़ा 6 या 7 days की तरफ जाता है. सो वो जो वेरिएबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और थर्ड हमने किया लॉस एंड डैमेज को डिस्कस किया. उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस की, कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट क्या है. क्योंकि जब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करने लगे हैं थोड़ी डिटेल के अंदर. व्हेन देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो फिर यू नीड टू नो कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी द मोड ऑप्टिमल इन अ गिवन सिचुएशन. जब उस गिवन सिचुएशन की मैं बात करता हूँ तो देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो आपने देखने. एक कुछ चीज़ें, अव्वल तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस लिस्ट बिकम्स वेरी नैरोड डाउन व्हेन यू नो द डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने प्रोडक्ट पहुँचानी है, द सोर्स जहाँ से आपने प्रोडक्ट पहुँचानी है, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम जो आपने वो प्रोडक्ट का डिलीवर करना है, एंड द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. फिर अगर इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें जो शायद लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं ऐड की, जो आप कस्टमर सर्विस लेवल आप टारगेट कर रहे हैं. बिकॉज एक कस्टमर सर्विस लेवल के अंदर आप लोग टारगेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए और वहाँ पे प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए. देन यू नीड टू मेक श्योर, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप वेयर हाउसिंग के थ्रू आप मेंटेन कर रहे हैं उसको वहाँ पे ऑलरेडी, तो अब वेयर हाउसिंग जो उसके रीपाइल करना है उसको, जब स्टॉक्स डिप्लीट होते हैं उसमें मजीद ऐड करना है, रिप्लेनिश करना है स्टॉक्स को, तो फिर दैट इज टोटली समथिंग एल्स. कि आपको डिमांड अपनी फोरकास्टेड है, यू नो अबाउट द क्वांटिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड, आप उस हिसाब से अपनी इन्वेंटरी मेंटेन करें और उसी हिसाब से आप एक रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, आइदर सिंगल और मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप वो वहाँ पे प्रोडक्ट इंश्योर रखते हैं कि रिप्लेनिश्ड है ऑलवेज. व्हेनेवर इट वुड बी नीडेड द प्रोडक्ट वुड बी इन द वेयर हाउस जहाँ से आप आगे फर्दर डिलीवर कर रहे हैं उसको. तो वो तो टोटली एक सेपरेट क्वेश्चन है. तो इसका मतलब है ये चॉइसेस आपकी नैरो डाउन हो जाती हैं जब प्रोडक्ट की टाइप हमें पता चलती है, जब हमें फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशंस का पता चलता है. अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूएसए के अंदर एक चीज़ भिजवानी है तो वी डोंट हैव अ गैस पाइपलाइन. अगर हमने फॉर एग्जांपल ऑयल वहाँ भिजवाना है, लेट्स अज्यूम दैट पाकिस्तान बिकम्स एन ऑयल एक्सपोर्टर ऑल ऑफ अ सडन. इफ पाकिस्तान बिकम्स एन मेजर ऑयल एक्सपोर्टर ऑल ऑफ अ सडन, देन द थिंग वुड बी कि हम लोग अगर यूएसए उसको भिजवाते हैं तो वी डोंट हैव अ पाइपलाइन. We cannot send through trucks, we cannot send through air, we cannot send through railroad. The only choice would be the pipe, for example water, sea shipments, containers के through भिजवाएं उसमें. फिर
इसका मतलब ये है कि वो चॉइसेस बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ ये सिनेरियो समझाया था। मैंने एक कॉन्फ्रेंस भी डिस्कस की थी उसके अंदर, जिसमें एक्चुअली आई वाज प्रेजेंट ओवर देयर लकीली, कि आज के लेक्चर इट वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। और मज़े की बात यह है कि मुझे वो कहते हैं ना कि फिल बदी आमद हुई थी उसकी, वो अचानक मुझे याद आई वो वाली कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, कि एग्जैक्टली सिमिलर सिनेरियो बिल्ड हुआ कि ट्रांसपोर्ट चॉइसेस लिमिटाइज हो गई, लिमिटेड हो गई बिल्कुल। तो जब एक चीज़ लिमिटेड, जब कितनी वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, वो प्रोडक्ट के ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, और उस बेस से आपकी बड़ी नैरो चॉइस रह जाती है। फिर उसमें से आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चूज करनी होती है। दैट वुड बी, आप कह सकते हैं चॉइसेस आपकी नैरो हो गई हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने डिस्कस किया। प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड। क्योंकि जब हम बात करते हैं एयर, ट्रक, रेल, वाटर पाइप की, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्मॉल शिपमेंट कैरियर्स की, जब हम बात करते हैं एजेंट्स की, तो फिर लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट की और उसकी डेस्टिनेशंस की, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं, और फिर हम चंद चॉइसेस में से चूज़ कर रहे होते हैं बैठ के। तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी स्लाइड को देख के लगती है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जब कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स की बात करते हैं, फिर रिलायबिलिटी की जब बात करते हैं, तो देन वो इतनी आसान भी नहीं रहती। जैसे कि हम लोग इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी अपनी कॉस्ट हैं, और उसके ऑन एवरेज कुछ खास वॉल्यूम है जो वो उठा सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कॉस्ट और वो वॉल्यूम आपको लिमिट कर देता है। लेकिन वो फिर अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो 3-4 मैकेनिज्म्स के थ्रू जा सकती है, तो फिर आपके पास कॉस्ट का एस्पेक्ट आ जाता है और चॉइस आसान नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल आप एयर ट्रैफिक की, एयर कार्गो की बात करते हैं, आप वेरी हाई वैल्यूड कार्गो और टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स इसके थ्रू भिजवाते हैं। टाइम सेंसिटिव क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइम वेरिएबिलिटी है या जो इसकी ट्रांजिट टाइम है वो बहुत कम है। क्योंकि आप ऑब्वियसली जो आपका फॉर एग्जांपल सी शिपमेंट्स है उसका ट्रांजिट टाइम सबसे ज़्यादा है, बहुत स्लो जाता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल पाइप आ जाता है या रेल पाइप आ जाता है, उसका ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाइप जो है, जब एक तरफ उसका ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी लेकिन रिलायबिलिटी भी बहुत हाई है। यू नो, ट्रेड ऑफ है दोनों के दरमियान। जिस तरह हम कॉस्ट का ट्रेड ऑफ देखते हैं, इसी तरह हम रिलायबिलिटी और वो टाइम की भी ट्रेड ऑफ देख रहे हैं इस पाइप के केस में। और फॉर एग्जांपल वाटर को जो पाइप का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो अब अगर एयर कार्गो की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो जो मोस्टली हाई वैल्यूड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं और जो टाइम सेंसिटिव, दो क्वालिटीज़, दो सेपरेट क्वालिटीज़ हैं जो किसी में भी हो सकती हैं। एक मे बी लो वैल्यूड प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल Amazon.com से परचेज की हुई एक बुक जो है, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट इट इज़ वेरी टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट, क्योंकि Amazon.com ने आपसे कमिटमेंट की है कि 5 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको भिजवा देगा, तो फिर उसका काम है आपको भिजवाना। अदरवाइज कस्टमर वुड बी डिससेटिस्फाइड, कंप्लेंट करेगा वो, या नेक्स्ट टाइम आपकी प्रोडक्ट आपसे परचेज नहीं करेगा, किसी और के पास चला जाएगा। यू सी, सो दैट इज़ द एस्पेक्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट। एक तो टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप कस्टमर सर्विस लेवल एक खास मेंटेन करना चाहते हैं, देन यू नीड टू मेंटेन दैट कस्टमर सर्विस लेवल, एंड एयर कार्गो कैन इंश्योर दैट कस्टमर सर्विस लेवल। Then the second aspect is very high valued goods. Very high valued good की सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। When we're talking about very expensive item, for example आपने डायमंड्स का एक बैग जो है आपने वो ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, रेल would be very dangerous, ट्रकिंग would again be very dangerous, not that dangerous, it would be dangerous, चलिए हम उसको dangerous कह लेते हैं as compared to that। फिर वाटर के आप उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पाइपलाइन से तो वैसे भी आप उसको नहीं भिजवाएंगे, कि नज़र ही नहीं आएगा बाद में जब बीच में से फिल्टर करके कैसे निकालेंगे उसको। द पॉइंट इज़ कि एयर कार्गो के थ्रू आप फॉर एग्जांपल डायमंड्स एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें थेफ्ट और लॉस और डैमेज की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, हाई वैल्यूड गुड्स हैं, उनको आप लॉस और डैमेज का भी एस्पेक्ट आ जाता है। आजकल टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले कंटेनराइजेशन का जो कंटेनराइज्ड करके प्रोडक्ट्स को भिजवाते हैं, कि बड़े बड़े कंटेनर सीधे सीधे शिप्स के अंदर लोड कर देते हैं, प्लस उनके अंदर पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि प्रोडक्ट्स डैमेज नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी उसके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टिल जो आपकी वेरी हाई वैल्यूड गुड्स हैं, सम टाइप्स ऑफ गुड्स, आप उसको नहीं रिस्क लेते, आप किसी और मोड ऑफ मैकेनिज्म, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवाने के, तो इसका मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी से हैं। ये तो हम प्रोडक्ट्स वाइज इसको फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब हम जाते जाते इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। एयर की जो जनरल मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट और इसकी हाई वैल्यूड गुड्स आप इसके थ्रू भिजवाते हैं, उसकी रिलायबिलिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट है, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी एवरेज ट्रांजिट टाइम थोड़ा है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब फॉर एग्जांपल सी शिपमेंट्स इज द स्लोएस्ट वन, इनफैक्ट पाइप इज द स्लोएस्ट वन एंड दे आर द चीपेस्ट वन, और उसके बाद रेल आता है, उसके बाद एयर कार्गो इज द फास्टेस्ट वन। फिर आ जाते हैं आपके ट्रकिंग।
ट्रकिंग में मॉडरेटली हाई वैल्यूड, टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, मैनी फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। अब मॉडरेटली हाई वैल्यूड गुड्स, एक तो मतलब जैसे हमने डायमंड्स की एग्जांपल ले ली कि डायमंड्स का एक बैग आपने भिजवाना है तो डेफिनेटली इधर आप उसको खुद उठा के लेके जाएंगे, या यू वुड, अगर आपने कार्गो भी करना है, आपने पार्सल भी करना है, तो यू वुड यूज़ एयर। अब मूविंग ऑन, अगर आप ट्रक के थ्रू भिजवाते हैं तो मॉडरेटली हाई वैल्यूड गुड्स भी उसके थ्रू जा सकते हैं, ट्रक्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल कार्स वगैरह ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि वो जो मेरी पिछली वाली डिस्कशन है दैट इज स्टिल वैलिड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी गाड़ियां भिजवानी ना, कार्स आर हाई वैल्यूड, राइट, दे आर हाई वैल्यूड गुड्स, मॉडरेटली हाई वैल्यूड और हाई वैल्यूड गुड्स। तो अब इफ़ यू आर ट्रांसपोर्टिंग कार्स तो आप चॉइसेस आपकी लिमिट हो गई हैं, यू कैन नॉट यूज़ एयर कार्गो। तो फिर आप वो आपने, यू मस्ट हैव सीन मल्टीपल टाइम्स के बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ लोड होकर जा रही होती हैं, राइट। और देन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ट्रकिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी, ऑल दो कि ट्रैफिक और वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में हड़तालें वगैरह और इस किस्म की चीज़ें कॉज अ लिटिल हिंड्रेंस, ट्रैफिक कंजेशंस कॉज हिंड्रेंसेस, बट स्टिल जो इसकी वेरिएबिलिटी है वो कम है। जो ट्रांजिट टाइम, एवरेज ट्रांजिट टाइम इसका ज़्यादा है उससे, एयर कार्गो से, लेकिन विद इन इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट के केस में इसकी आपकी वेरिएबिलिटी भी कम है और एवरेज ट्रांजिट टाइम बाकियों से कम ही है। सो दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स भी आप इसके थ्रू भिजवा सकते हैं। जो आपके TCS वगैरह, एवरीथिंग लाइक TCS, OCS, दे डेफिनेटली यूज़ ट्रकिंग सिस्टम ऑल्सो, उनकी फ्लीट्स अपनी एग्जिस्ट करती हैं। पेप्सी कंपनी, कोका कोला, उन लोगों की अपनी फ्लीट्स एग्जिस्ट करती हैं। ट्रकिंग फ्लीट्स हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे, वाई, बल्कि वाई नॉट मेंशन इट ओवर हियर। आई गेस आई हाईलाइटेड दैट इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि सम कंपनीज गो फॉर देयर ओन पर्सनलाइज्ड ट्रकिंग फ्लीट्स, वो खुद हायर कर लेते हैं। जैसे TCS, OCS, DHL वगैरह ने तो करनी करनी है, अपने डिस्पैच राइडर्स भी उनके एग्जिस्ट करते हैं और अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा पेप्सी कंपनी, कोका कोला, ये वाली ब्रांड्स भी अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स एग्जिस्ट करती हैं इनकी। तो बहुत सारी, वॉल्स आइसक्रीम वाले अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स यूज़ करते होंगे। सो मल्टीपल करते हैं इनफैक्ट। तो मल्टीपल कंपनी जो है वो अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स, डॉन ब्रेड वाले, मॉर्निंग ब्रेड वाले, अपनी उन्होंने वो फ्लीट्स रखी हुई है जिसके थ्रू वो ब्रेड्स की डिलीवरी करते हैं सुबह सुबह। देयर आर मल्टीपल रीजन अदर देन द कॉस्ट फैक्टर्स। देयर इज रिलायबिलिटी, देयर इज फैक्टर ऑफ अवेलेबिलिटी, देयर इज फैक्टर ऑफ एमरजेंसी हैंडलिंग, कि जब एमरजेंसी में उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको फ़ौरन यूटिलाइज कर सकेंगे। देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से वो अपनी फ्लीट्स रख लेते हैं। तो इसकी वजह से अगर ट्रक को देखा जाए तो मॉडरेटली हाई वैल्यूड एंड टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एयर के साथ और ट्रक के साथ अटैच हो रहा है। कि अगर आपने प्रोडक्ट को जल्दी भिजवाना है और आपने ऑन टाइम डिलीवरी करनी है तो ट्रकिंग फ्लीट एंड एयर कार्गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव सेट योर कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स अ लिटिल बिट हायर, तो फिर आपने एयर और कार्गो ही, आपने एयर कार्गो और आपने ट्रकिंग फ्लीट्स ही यूज़ करनी है। देन देयर आर मैनी फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स जो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। नो डाउट दे कैन बी टाइम सेंसिटिव एज वेल एज, खासतौर पे सेमी फिनिश्ड गुड्स के केस में ये वो वाली गुड्स हैं जो जिन्होंने आगे प्रोसेस होकर किसी जगह पे डिलीवर होना है। डेफिनेटली दे आर टाइम सेंसिटिव। आइदर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के केस में किसी जगह पे जा रही हैं तो दे वुड नीड दैट ओवर देयर व्हेन दे आर असेंबलिंग द मेन प्रोडक्ट, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स वहाँ पे जाके प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है उन्होंने। देन देयर आर फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो which are required to be delivered to some place। तो इसका मतलब है जो आपकी एयर और ट्रकिंग है दे आर बेसिकली close to high valued goods and which are time sensitive, the goods that are time sensitive। उसके अलावा there is rail। Rail is basically low valued products including many raw materials। अगर फॉर एग्जांपल आप कोयला देखें, आप क्रूड ऑयल देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती। क्यों? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रक्स के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट की जाती। आपके बजरी वगैरह और इस किस्म की चीज़ें और कोल वगैरह ट्रक्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन रेल के थ्रू भी किया जाता है। एक तो रेल का एडवांटेज ये है कि लॉन्गर डिस्टेंसेस पे आसानी से चीपर पड़ता है आपको ये, बिकॉज रेल कार्गो इज चीपर। अगर आप वो गुड जो है वो टाइम सेंसिटिव नहीं है ज़्यादा, एंड इफ़ यू आर मैनेजिंग योर इन्वेंट्रीज वेरी वेल, देन यू कैन इंश्योर कि जो है रेल भी अपने टाइम पे पहुंच जाएगी। फिर रेल के अंदर जो इशू है, इसकी करेक्टरिस्टिक वो ये है कि टाइम वेरिएबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है इसकी। टाइम वेरिएबिलिटी, एवरेज ट्रांजिट टाइम भी ज़्यादा और टाइम वेरिएबिलिटी भी इसकी ज़्यादा, तो लॉस एंड डैमेज भी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है आपकी लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। जो ऊपर वाले दो हैं, द एयर, आपका कह सकते हैं एयर कार्गो, और जो ट्रकिंग फ्लीट वाला है, ट्रक के थ्रू ट्रक लोड्स भिजवाते हैं, उसमें लॉस एंड डैमेज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
इसमें लॉस एंड डैमेज की पॉसिबिलिटी उनमें लॉस इसमें लॉस एंड डैमेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस वजह से दैट इज़ वाई आपका रेल इसमें लो वैल्यूड गुड्स भिजवाई जाती हैं। और सेकेंडली इसमें क्योंकि टाइम सेंसिटिव गुड्स भी नहीं इसमें शामिल। देन देयर इज़ वाटर, वेरी लो वैल्यूड गुड्स मूव डोमेस्टिकली, हाई वैल्यूड मूव्ड इंटरनेशनली। डोमेस्टिकली हमारे कल्चर में, हमारी कंट्री के अंदर तो आपको इतना नहीं नज़र आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे उस तरह के कार्गो फ्लीट्स एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग की उस तरह की शिपमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, इंटरनेशनली हम लोग ज़रूर भिजवाते हैं, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, इंपोर्ट्स भी करते हैं। सो जो आप लोगों के फॉर एग्जांपल लोकल रिवर कैनाल्स हैं, जिस तरह मैं आप लोगों को आई गेस मैंने आप लोगों को एग्जांपल ऑलरेडी दे भी चुका हूँ पहले भी किसी पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में, कि हमारे सामने जो जर्मनी और वो कनेक्टेड रिवर है डनाउ रिवर, जिसको हम ब्लू डन्यूब कहते हैं, वो जब काफ़ी सारी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में से गुजरता है, मेरे ख्याल सारियों में से गुजरता है। उसकी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था जो मुझे भूल गया। बट स्टिल द पॉइंट इज कि उसको बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी वेल मेंटेन रिवर। एक तो वो साफ है, दूसरा उसके साइडों पे देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्यूटी, वेल मेंटेन रीजन्स है। फिर वो उन्होंने कैनाल्स को मेंटेन भी किया, वो नॉर्मली इतनी आसानी से बाहर आता भी नहीं है। मेरे आने के बाद ऑस्ट्रिया में एक दफ़ा सैलाब आया था, खैर लोगों ने काफ़ी उससे क्लेम्स भी किए थे। द पॉइंट इज़ कि उसके थ्रू सी शिपमेंट्स मूव करती हैं वहाँ पे। सो सी शिपमेंट इज़ अनदर एस्पेक्ट, लेकिन उसका एस्पेक्ट ये है कि जब आप कंट्री के अंदर मूव कर रहे होते हैं, विद इन सिटीज़ आप मूव कर रहे होते हैं, तो वेरी लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को मूव करते हैं डोमेस्टिकली। जब आप इंटरनेशनल की तरफ आते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रेड जितनी होती है, बिकॉज सी शिपमेंट्स आर चीपर एज कम्पेयर टू एनी अदर मोड ऑफ शिपमेंट। सी शिपमेंट इज चीपर, तो आप उसके थ्रू हाई वैल्यूड गुड्स आप सी शिपमेंट्स में भिजवाते हैं। यानी कि आप जितनी ट्रेड करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जैसे लेट्स एज्यूम कि आपने कार्स एक्सपोर्ट्स करनी है, तो कार एक्सपोर्ट आप सी शिपमेंट से करेंगे, आप एयर से नहीं करेंगे, ट्रकिंग से आप कर नहीं सकते। फिर आपने फॉर एग्जांपल अब हम बड़े स्केल पे बात करें, इससे पहले हम डोमेस्टिक मूवमेंट की खाली बात कर रहे थे। रेल की मैंने आपको कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल दी थी, अब मुझे याद आ रहा है, मैं वापस पीछे रेल की तरफ जा रहा हूँ, स्टेप पीछे। रेल में मैंने आपको उस कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल दी थी, मैंने बताया था कि सेंट्रल एशिया की तरफ दे आर डिमांडिंग अ रेल वे, आप कह सकते हैं रेल रोड, ताकि एक्सपोर्ट्स वहाँ पे सेंट्रल एशिया की तरफ एफिशिएंटली जा सकें, चीपर रेट के ऊपर जा सकें। अभी वो एयर कार्गो यूज़ कर रहे हैं, सो और ट्रकिंग यूज़ कर रहे हैं, ट्रकिंग मैकेनिज्म रोड्स को यूज़ कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ के रेल वुड बी चीपर। फिर आपका जो इंटरनेशनल की तरफ आ जाता है तो वाटर वुड बी चीपर, क्योंकि जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कोई चीज़ किसी इंटरनेशनल शिपमेंट में किसी अक्रॉस अदर कॉन्टिनेंट भिजवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेस्टर्न यूरोप में कोई चीज़ भिजवानी है, या आपने फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर कोई चीज़ भिजवानी है, या आपने ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट में कोई चीज़ भिजवानी है, सो फॉर दैट यू वुड नीड सी शिपमेंट्स। और जो सारी गुड्स हैं, मोस्ट मैनी ऑफ देम वुड बी हाई वैल्यूड गुड्स। और दूसरे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो इम्पोर्ट होके आते हैं, जो आप लोगों के टेक्सटाइल आइटम्स इम्पोर्ट होके आते हैं, वो सारे के सारे सी शिपमेंट्स के थ्रू इम्पोर्ट होके आते हैं। आपका कराची का पोर्ट इज़ अ वेरी बिजी पोर्ट। कराची वॉज एन इंडस्ट्रियल हब बेसिकली, ट्रेड हब। और ये तो अब पाकिस्तान में थोड़ी सिचुएशन उसकी चेंज हो गई है, ट्रेड हब अभी भी है पाकिस्तान में, इंपोर्ट्स उसके थ्रू ही रूट होके आती हैं, अदर देन सी, अदर देन एयर कार्गो और दूसरे वजह से उसके थ्रू रूट होके आती हैं। चाइना से जो आती हैं वो तो आपके वो खैर उसके थ्रू आती हैं, क्या कह सकते हैं, सिल्क रूट के थ्रू आती हैं। बट द पॉइंट इज़ कि सी शिपमेंट्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, और ये आपके वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड चीप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें फिर अगेन द इशू इज़ कि जो टाइम सेंसिटिव गुड्स हैं, जो आपने अर्जेंट भिजवानी है, वो आप नहीं भिजवा सकते, बिकॉज इसका ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एटलीस्ट बेटर देन पाइप, लेकिन पाइप को हम बाद में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द स्लोएस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, slowest modes of transport and with high time variability। ये जो सी शिपमेंट्स होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन सो मैनी थिंग्स, वेदर कंडीशंस, जो सी की कंडीशंस हैं बेसिकली। कभी स्टॉर्म्स आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और ख़ासतौर पे वो पायरेट्स की कहानियाँ तो आप सुनते ही रहते होंगे, जो कभी कोई ना कोई टैंकर उन्होंने कब्जे में किया हुआ होता है। लेकिन हमारे केस में इतने बड़े इशूज़ नहीं हैं उससे रिलेटेड, वो आपकी दूसरी साइड पर आ जाते हैं। सो द थिंग इज़ दैट सी शिपमेंट्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होते हैं। अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स ही बताता
होता जा रहा हो और साथ साथ किस टाइप की प्रोडक्ट आप किस तरफ टारगेट करते हैं। फिर आपकी पाइपलाइन आ जाती है। पाइपलाइन इज जनरली यूज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेज एंड स्टफ लाइक दैट। पाइपलाइन को उसके अलावा भी यूज़ किया जा सकता है। पाइपलाइन को फॉर एग्जांपल सेमी सॉलिड गुड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल कोल को थोड़ा सा क्रश करके एक सेमी सॉलिड फॉर्म में मड सा बना के उसको पाइपलाइन में मूव करते हैं। पाइपलाइन इज द मोस्ट रिलायबल वन। इंटरेस्टिंगली पाइपलाइन इज द मोस्ट रिलायबल वन। एक तो जो पंप्स वगैरह लगे होते हैं जो चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, दोज आर वेरी रिलायबल, अच्छी क्वालिटी के पंप्स लगे होते हैं। और वो दूसरी जो इसकी पाइपलाइन की सबसे ब्यूटी है दैट इज दे आर रनिंग 24 आवर्स। वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं, कहीं रेस्ट वगैरह नहीं कर रहे। जो आपकी चीज़ उसमें लोड होगी, जो पाइप में जो चीज़ आ गई, दैट वुड कीप ऑन मूविंग राउंड द क्लॉक। इस पर भी हमारे इश्यूज हैं, हमारे हर चीज़ में इश्यूज होते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पाइपलाइंस कभी कहीं फाड़ दी जाते हैं, कभी कहीं फाड़ दी जाती हैं। द पॉइंट इज़ के डैमेजेस और लॉसेस भी काफ़ी सारे हैं जो होने नहीं चाहिए, मतलब, लेकिन स्टिल कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ दूसरी गलतियाँ। खैर, पाइपलाइन इज़ वन ऑफ अ मेजर सोर्स जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैसेज एक्सपोर्ट या फॉर एग्जांपल मूव की जाती हैं। पाइपलाइन इज़ अ रिलायबल सोर्स। वो उसका ट्रांजिट टाइम भी वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि अगर इतने किलोमीटर से इस स्पीड से आप पंप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इतने टाइम बाद वहाँ पे पहुँच जाएगा। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ पाइपलाइन कि आपने अगर डिलीवरी यू कैन कमिट 5 days, द प्रोडक्ट वुड बी देयर ऑन 5 days अनलेस दरमियान में किसी ने पाइपलाइन रॉकेट लॉन्चर मार के ख़राब नहीं कर दी। मैं फिर उस तरफ आ जाता हूँ, सॉरी, आई वुड स्टिक टू द टॉपिक। सो जब पाइपलाइन इज़ वेरी रिलायबल वन। फिर देन एक इसका एस्पेक्ट है, बट इट इज़ वेरी स्लो। It is the cheapest one also, but it is very slow. फिर पाइपलाइन के थ्रू अब वो मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि कोल वगैरह इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा चुके हैं कि थोड़ा वो कोल वाला मड की शक्ल में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से जो कॉपर वगैरह निकलता है, उसको कॉपर को जो बेसिकली जो मड या जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा मड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको पाइपलाइन में लोड करके आप उन फर्नेसेस या उन उसको क्या कहते हैं, उस मशीनरी का कोई स्मेल्टर्स या कुछ इस तरह का नाम होता है जहाँ हमने पहुँचाना होता है, जहाँ उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्लोटेशन स्टिल। वो अब उसमें से जब एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से पहले जहाँ से आप जिस जगह से आप एक्सट्रैक्ट करें वहाँ से आप पाइपलाइन से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं बड़े आराम से। मेटल्स और ओर्स वगैरह को मड की शक्ल में आप पंप कर देते हैं। इनमें अगर आप कभी इस मैकेनिज्म को समझें, आई फ्रेंड ऑफ माइंड वाज इन अ पेट्रोलियम, मैं उससे यही पूछता था कि तुम डिफरेंट टाइम के जब फ्यूल्स को बीच में पाइप में डालते हो तो कैसे इंश्योर करते हो आपस में मिक्स ना हो। उसने मुझे बताया था कि देर आर आप कह सकते हैं बड़े बड़े एक पाइपलाइन जब जा रही है उसके अंदर पहले आपने एक फ्यूल पंप करके आगे भेजा, उसके पीछे दूसरे एंड में जब आप भेज रहे होते हैं आगे भी उसके कवर होता है, बीच में भी कवर होता है, दोबारा एक सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं वॉल सॉर्ट ऑफ थिंग जो उसको बंद कर देता है। पीछे आप दूसरी चीज़ लोड कर देते हैं और आप भेज देते हैं मल्टीपल आइटम्स। फिर अगेन बेस्ड ऑन दैट फिर कैप्सूल्स की मैंने आपको बात बताई कि आप कैप्सूल्स में भी चीज़ें डाल के फॉर एग्जांपल उसमें लोड कर सकते हैं, बट दैट थिंग इज स्टिल अंडर। Okay, so I was in case of pipes, for example, pipes are used for in multiple mechanism. As I was saying that there are also experiments being conducted or research being done so that pipes can also be used for other solids, like for example anything. For example, transporting this camera, it can be placed in a capsule and transported through a pipe of a reasonable size, because there are pumping machines at the front and at the back, and there are big, as I said, that in case of different types of fuel, as I was telling about my friend, different types of fuel, they also use some sort of separators in between them, which can categorize different products. The interesting part is that it is also very traceable. One thing, as I mentioned, that it is very cheap. The second thing I mentioned, that it is very reliable, because you can exactly track the delivery time based on the strength of the pump that you're using. And another thing is that it can be tracked also. They use some kind of chemical inside, isotopes or something like that, inside the fuel or inside those separators, which can be traced whenever they cross a certain point, that they give out signals to some electronic equipment that tells that exactly they have crossed this point. So it is ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का मैकेनिज्म है. सो बेसिकली हमने इन सारों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो ये हैंडल करते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ब्रॉडली मैंने बता दी हैं आप लोगों को. जिस तरह एयर वाले जो हैं दैट इज़ वेरी रिलायबल, जिसकी वजह से टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स उस पर जाती हैं, उनका ट्रांजिट टाइम बहुत थोड़ा है, एवरेज ट्रांजिट टाइम, और उसमें वेरिएबिलिटी भी निस्बतन कम है रादर.
अदर दैन ये जो इंटरनेशनल लॉज और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बीच में हर्डल्स आते हैं. देन इन ट्रकिंग और रेल का आपस में प्रोडक्ट्स के बेस के ऊपर कंपटीशन रहता है, क्योंकि ट्रकिंग जो सिस्टम है, ट्रकिंग फ्लीट्स, दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, कोल एंड स्टफ लाइक दैट, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ लिटिल बिट हाई वैल्यू गुड्स एज वेल. तो दे हैव कंपटीशन विद रेलवे एज वेल. देयर रिलायबिलिटी इज हायर. Their reach is much better as compared to railway. Definitely there are certain places where railway can go, trucks might not be able to go there, but then if we're talking about northern areas of Pakistan, there is no railroads, there are no railroads going over there properly to every location. So when you need to distribute items over there, even postal service might need to go send dispatch riders or to send their trucks to deliver items. Then talking about the rail, it transports mostly low valued items, including many types of raw materials, like when they extract coal and minerals from mines, they load it on the railroads and then they are dispatched for processing. Then there is sea shipments, water. When they are used locally, mostly they carry low value added goods. With definitely along with that there is less time sensitivity, as well as they are not much concerned about the customer service issue right there, because mostly they are less valued. But when they are moving on towards international trade, then most of the international trade, even high value added goods, are transported through sea shipments, because in that case that would be cheapest one, and it can its maximum capacity is very high when compared with, for example, you can say air or railway or trucking. Then the last one I discussed was pipe. It is very limited to certain types of goods like natural gas or petroleum products and all those types of things which are transported through pipes. So as we were discussing before, that when we're talking about choice between different modes of transportation, it depends on the product that you are transporting, its volume, its type, characteristics the product that it has, its volume, as well as the destinations and the point of origination, or the point of origination. So definitely it matters that there are the limit between them actually decreases. You have your choice is limited, rather. That would be the more accurate word to say. Your choice would be limited, and then definitely you might not be able to limit yourself to one type of transportation network. You might need to use multiple types of transportation network. For example, even if you need to send sea shipments, that would mean that you would also need to need to use trucking or railroad as well. You to transport it to the seaports and then onwards, and same goes for the air cargo. Okay, now moving to the next slide. This is an important and interesting slide which shows that which mode of transportation, what is the percentage use of the mode of transportation in terms of volume. So we can see in terms of, if we assume that 100% volume is moved across, this is basically related to USA. Specifically, this data is specific to USA, not to Pakistan or the world as a whole. So transportation mode for USA, if 100% goods are transported, then that would mean that railroads use they actually transport 36.5% of the total. That is the maximum, because as I said, that it is one of the cheapest modes of transportation. While we're discussing international transportation, then definitely you can say waterways or sea shipments would be cheaper. But when we are talking within US, the movement within US, then that would be, railroads would be transporting 36.5%, trucks would be transporting 24.9%. Then there is inland waterways, 16.3. As I said, that in USA and in Western countries, in Western Europe, they use their domestic rivers and all that for inland transportation of goods, basically items. And oil pipelines transport 22%, basically. That does not include all the items, but basically if petroleum products and gas pipelines are considered, then they are a part of total goods being transported. Then air is only using 0.3%. Air is only used, or air cargo is only used 0.3% of the time, because the reason is basically it is expensive, number one. Although it is reliable, but it is expensive. Secondly, if we're talking about the total volume, then definitely raw materials like, for example, crude oil or petroleum products, and as well as coal and iron ores and all those things, they take up most of the total volume.
right? So based on that, definitely when railroad and pipelines are used, definitely we can see, and trucks are used, definitely we can see that they actually take up most of the total volume shipped, because the products that they usually ship in those areas, in that region, are mostly, for example, products are low valued goods for inland waterways, for railroads, as well as for pipelines. Not for pipeline, it is not low value added, but it is crude oil and it is raw material sort of a thing. So that is why you can see that these mechanisms, these modes of transport actually take up maximum of the total volume being transported. Then comes the performance criteria and the cost criteria. We discussed 3 performance criteria in our last lecture, as well as I highlighted them in this lecture as well. One of them is average transit time, the second one is transit time variability, and the third one is loss and damage. If you evaluate these 3 based on these, basically the mode of transports are evaluated based on these 3 criteria. Now this slide displays generically their performance. Air is generally fast over long distance and a fair degree of relative variability. Not too much variability, that is like transit time variability we're talking about. And secondly, there is it is very fast over long distances, definitely. Because if you transport items in a short distance using air cargo, that would mean, because while using air cargo, there are lots of formalities that you have to go through. Plus, its cost is very high. That is why it is more reliable in long distances, and it feels to be more speedy long distances. Obviously, if you send something from Lahore to Islamabad using air cargo, as well as you can also have an option to use, for example, some other truck sort of a thing, then the travel time, the gap would be much less in terms of the total transit time. Not, definitely approaching the airport, the process of loading and the unloading, and definitely the takeoff and landing and all that process. Plus, if you load it on a truck and you send it to Lahore, then the gap of the total transit time would be not that much. But when you're talking about the longer distance, for example, sending something to Dubai, the total time would be much greater. So definitely at longer distances it is more fast, and at longer distances it is it has a fair degree of reliability. Then water is very slow and moderately reliable. Moderately reliable, why? Because sea shipments are subject to, when we're talking about rivers and all that, that is fine. But and secondly, if you are like moving against the current, then that would take much more time. If you're moving in the direction of the current, then that would take less time. When we're talking of inland movement, specifically when I talked about Western Europe and USA. But when we are dealing with international travel, it becomes more reliable, more, you can say, its variability in the transit time increases because of weather conditions and all that. So and main thing remains the same, that sea shipments are much slower, and water as a source of using ships as a mode of transportation is a slower mechanism. Then there is pipe, which is again very slow but reliable. I highlighted that again and again, that although it is very slow, but it is very, very reliable because of the pumping equipment that you're using, because of the consistency of the movement, and secondly, it is running 24 hours and round the clock. There is no rest time involved, and mostly because it is trackable, because of the power of the pump and the full diameter of the pipe, it is very easily trackable, and it is very easily you can define the time period in which the transit time is very well defined, and the variance is very low, or standard deviation or variability in the transit time is very low. Then trucking fleets using trucking system is as a mode of transport is moderately fast and reliable. It is better than in terms of reliability. It is better than railroad. It is better than sea shipments. It is better than you can say it is definitely better than when you are using ships in your local
inland movement, for your inland movement, but it is moderately fast as compared. It is again moderately fast as compared to railroad. It is faster, as much faster as compared to water movement, movement on water. Then there is railroad. Railroad is very slow, specifically when compared to trucking, and it is again less reliable as compared to trucking because of the whole railway system. Because its average transit time is greater, as well as its you can say variability is much higher because of unseen circumstances. Definitely those unseen circumstances are also there in present in times of in case of trucking, but they are much less. Then when we are talking about relative cost of performance, these were the different characteristics. In last two slides we were discussing, including this one, in the last slide as well as this one, we were discussing various performance parameters. We were discussing various characteristics of the products that are loaded on these modes of transport, that basically use these modes of transport. We are also discussing currently discussing the performance parameters, the characteristics of these modes of transport. Now we are coming to relative cost of their performance. Now railroad is actually, if it is cents per ton per mile, if the price is in cents per ton per mile, then for railroad it is 2.28 cents per ton per mile. For truck it is 26.19 cents per ton per mile. For water it is 0.74. For pipeline it is 1.46. For airline it is 61.20. Do you see any type of relation between their performance and the cost and the prices that that have to be borne while using these modes of transport, other than take out the pipeline thing and then look at them? Air is most reliable, and it is with very little degree of variability, and it is you can say very fast. It is the most expensive one, right? And when we take out pipeline, when we are going towards water, it is again very slow, and that is why its price is low. Then comes railway. Railway is again very slow and less reliable as compared to trucking. That is why its price is higher than water, but its price is lower than air. And trucking somewhere comes in between, because it is reliable and it is relatively fast. And secondly, it can transport sort of low value added goods like railway, and high value added goods like air transport. You see, so that is how the costs are defined also. They are similar to their characteristics. They are somehow related to their characteristics, other than pipeline. Pipeline is the cheapest one, but it has totally but it has a very limited scope. Pipeline can currently only transport, you can say, gas. There are gas pipelines, there are petroleum products, all those liquid products. So they are limited to those. That is why they are cheaper. But their fixed cost is very high when installation of pipeline from one region to another region. That cost is very high. So the prices that are borne while using these modes of transport are directly related to the characteristics of these modes of transport. That is one interesting thing that we can extract from this. Then let us discuss some, moving on in this area, let us discuss some legal classifications, documentation and international transportation areas. In case of legal classifications, there are common carriers. I'm talking about, for example, railroad and trucking and all those modes of transport. There are common carriers, there are contract carriers, there are private, and there are agents. Common carriers are those which are mostly governed by government regulations. They are available for everyone. They are open. Like, for example, any government, you can say, railroad which carries, you can say, raw material and anything. Any government trucking facility which can be approached for transportation of items. For example, any government-owned, not specifically government-owned, but any airline through which you can transport your cargo. These are common carriers. You can access them. Anybody can approach them. Anybody can utilize them. But then there are contract carriers. Contract carriers are those which basically are not available for everyone, but they are you can say available on contract. They do not operate for anyone who approaches them. They actually execute a contract, a rather longer term contract. They are contractors basically.
We typically use word contractors in our trucking or our language. They actually do a contract. For example, some trucking fleet, some owner of a trucking fleet might have a contract with Pepsi company for distribution of their bottles. Some contract of a lightweight trucking fleet might have a contract with TCS. So these contract carriers actually have contracts. They are not available for each and everyone who wants to approach them. They are not common carriers. The common carriers are governed by government regulations and all that. Mostly the common carriers are owned by government agencies. Contract carriers might be owned by some private individual or private entity who gives its carriers for hire. But the difference is that common carriers are definitely available for everyone. Then contract carriers only execute a contract and then their services are available. Then against that, in terms of you can say in somehow related to these two is private carriers. Private carriers are private owners of a trucking fleet, for example. We have discussed this before. I hope you remember that. Maybe Pepsi company has hired a fleet of trucks for delivery of its Coke bottles. And then maybe, for example, Walls Ice Cream does have a trucking fleet. Pepsi company does have a trucking fleet. So these are private owners. But these trucks or these fleets or these carriers are not available for hire for anybody. TCS and OCS and DHL do have their own fleets of motorcycle riders, fleets of trucks as well. So these are not available for hire by either through contract or as like common carriers. Common carriers are regulated by government rates and all that. Contract carriers they definitely follow some rules and regulations. We will discuss those long haul rates later on, but definitely they execute a contract, or might be a long term contract as well. Private carriers work for themselves. They hire a trucking fleet based on certain reasons. And then there are agents. Agents are basically mostly small, you can say, small agencies who provide small shipment capabilities. They usually do not have long haul capabilities. Long haul would be at a considerable distance. A survey was conducted of around 248 private trucking fleets, and it was found out that amazingly, it was found out that most of them had those trucking fleets because of reliability, number one, because of availability in case of emergency handling. Whenever there is an emergent demand of an emergency sort of situation when you need your trucking fleet to be operational, you have that, because if you need to go to your contractor or if you need to go to hire a truck, that would definitely take time, so they have it. And the third important aspect was customer contact. It was not the price or the cost that they had to incur. So main parameter was not the cost. The main reason out of these, the major reason of owning a trucking fleet was reliability, was emergency response capability, as well as increased customer contact. So this is a very starking sort of an you can say twist that comes into my mind, because when I think of having a private trucking fleet, I see that maybe cost is the main reason. Maybe hiring trucking fleet costs them a lot rather than private trucking fleet. That's why they hire private trucking fleet. But that's why they keep private trucking fleets. But that is not the purpose. That is not the main reason. Again, there are agents, definitely, as I said, that they do not have long haul. They do not usually have long haul capabilities. Then comes the aspect of documentation. These were legal classifications of all those carriers. Now comes the aspect of documentation from these carriers. There are three main types of documents: bill of landing, freight bill, and freight claims. Bill of landing is basically a legal document. Bill of landing actually has the capability, it actually defines the owner who is going to receive the product at the other end, and it is like an ownership document. It has its legal value and it can be presented in a court. On the other end, it definitely has what is contained in the package that is being transported. On the other hand, there is a freight bill. Freight bill, basically bill of landing, usually does not contain the amount that is to be paid, but still if it might be included, that does not matter. There are currently different types of bill of landing being used, but the main purpose is that it is a legal document. It gives the claim of ownership. In case of freight bill, that is a little different, because in case of freight bill, it is just a payment and bill that is to be. It might not list the products that are being transported.
And the third type of documentation is freight claims. Freight claims are broadly of two types. Whenever there is a loss and there are damages, then there is a claim definitely. When you, as I said earlier, that there are different characteristics of modes of transportation that you use. Air carrier is mostly the most safest one in terms of loss and damage and theft and damage to your product. And definitely in rail and in rail there is a more possibility of damage, but with the advancement in packing technologies and packing techniques as well as the containerization aspect, firms mostly package their products in a way that the damage is minimal. Damage is more, there needs to be more careful in case of, for example, electronic items or any fragile equipment. Damages can also be in times of erosion or corrosion. Damage can also be in terms of perishable items. And then in case of that sort of a damage, in case of loss of item, in case of delay in delivery, and then there are claims on the carrier. In case of, there are usually agreements that if it is like something occurred out of control of the carrier itself, then there cannot be any claim. But if it is within the control of the carrier, then there is a claim. For example, if there is an earthquake or a natural calamity, in case of such type of delays, usually there are no claims on the carrier itself or the contracting company which is delivering. But if it is delayed on account of the carrier itself because of its mistake, then there are claims for like damages and loss and delay claims. I gave you an example in about that conference that I attended, and while tapping the market of you can say Central Asia like Kazakhstan and those countries, the main aspect raised by them was that while transiting from one country to other country, they at the border, when there is a blockage of fleet, the perishable items gets damaged. So that is not beyond the control of this party or the other party. That is within control of these parties, and there must be the claims for those damages, because when an importer of Kazakhstan pays me some money to send them some certain types of fresh vegetables, when I send it over there and those vegetables are rotten, either they would send a claim against those, or simple as that, they would never send me an order again. You see, so it is very important, and the mode of transportation that I use. But then again, I was discussing the freight claims. Then there are overcharge claims. There can be certain instances that there is an overcharge based on a certain rate that should be charged, but that is these are minimal in you can say these are they depend basically on the mode of transportation and their system, how well defined that is. Then there, in case of international transportation, we need to discuss three broad areas: free trade zones, documentation, and modes. I would start from modes. Basically, in terms of modes of transportation, in case of international transportation, most of the transportation goes through sea shipments. Why? Because sea shipments can carry lots of load, and sea shipments can because whenever you transport a full load, then the cost divided on per unit is actually less. But when you transport less items in a shipment, then that would result into a greater cost. So modes of transportation in case of international trade is mostly sea shipments, and then there is air cargo. Air cargo is expensive one. It is used when you are on a short leash. In other words, when you need to meet your deadlines, that's when air cargo is used. But air cargo is also you can say more reliable, but it is more expensive. In case of documentation, when either you export or import, the documentation requirements increase. In coming slides, I would show you the list of those documentation requirements. Mostly we are running out of time, so maybe in the next lecture I would show you the list of documentation that is required in case of international transportation, whether you import or export, and we would see that, because now I want to discuss the free trade zones.
Free trade zones are actually certain specific zones established in certain countries which are duty free. As long as product is delivered to that free trade zone and whatever is done with that product, there are no extra charges, like there are no excise and taxation and tariffs involved. Now there are multiple possibilities for that. Even for example, if there is a free trade zone established in Pakistan, in for example Gwadar port, then companies China can ship its products within that Gwadar port without paying any taxes to the government. It can assemble its product over there. It can even package its product or assemble it over there or do something with it so that now it becomes a finished product, and take it out of that free trade zone and maybe deliver to Iran or for example Saudi Arabia or Western countries. So what I'm trying to mention is that these free trade zones and duty free zones are zones established by countries for facilitation of international trade. Within those zones there is no taxation by the government, and companies and organizations often utilize those zones not for they can utilize those zones for example warehousing, for inventory sort of a system, because they might establish a warehouse in Pakistan, in Islamabad, but if Islamabad is not a free trade zone, as soon as the product enters Islamabad, there would be taxes on it. And it would be sort of an import sort of thing. It won't be treated as a transit. It would be treated as an import. When that product is over there, there would be taxes on it. Once there are taxes on it, then the government or that organization would have to pay the government of Pakistan. So why not place those items in a free trade zone where you do not have to pay anything? Firms often assemble and process their products. They might bring in semi-processed goods. They might process them and they might take them along. This is what exactly is represented in the diagram. When for example products from abroad come into free trade zone or duty free zone, then there is a manufacturing and storage facility over there. Over this facility, definitely there are charges for this facility as well. There are rents and other things, but on the product itself there are no taxes or no tariffs up till this point. If the product leaves that country out from that duty-free zone outside to some other location, maybe product is shipped to some foreign market, that is exactly what the other arrow points towards. So no duties are paid. But as soon as the product enters the domestic market of that country, then duties have to be paid. So firms utilize this facility very intelligently. If they want to make Pakistan, for example, somehow a hub of their delivery for other South Asian countries, for any XYZ product. Now if they want, for example, car tires, they want to make Pakistan a hub of delivery for tires to South Asia. An international company wants to do that. What they do is they establish a warehouse in a free trade zone. They stock their products over there and they supply to Pakistan and pay customs that are associated with that. Or whenever there is a demand for example, Bangladesh or any other country in South Asia, they can take that product out of that free trade zone and they can deliver it directly to Bangladesh. And they would only pay the customs and duties that are associated with Bangladesh and not with Pakistan. On the other hand, if they do not use that free trade zone, that would mean that once they bring that product in that warehouse in Pakistan, they pay custom duties over there. Once they take it to Bangladesh, they would pay custom duties over there as well. And that would increase the price of the product itself. So basically foreign free trade zones are utilized for assembling the products, for example, you can take intermediate goods, and for that you can use for packaging the items. You can bring them over there as some sort of you can say without any protective packaging, and then you might to deliver it you might need to change the packaging. You can also change the volume of the sizes of the packages. You might bring it over there in big packages, and then you think that you might need to distribute in smaller packages in Pakistan, because big shipment would reduce your cost. A consolidated larger package would reduce your cost, and then you make them into smaller packages and distribute within Pakistan. So free trade, international free trade zones are used for multiple reasons. You might even switch within that zone, you might even switch or redistribute your imported products and your local products, and you make a mix and bundle of them and then export it.
Maybe there is, for example, a free trade zone in Pakistan where you might need to install one of the chips in a camera in Pakistan, and then you bring the product over here, you install that chip, and then you take it further towards some other country where you want to export it. So free trade zones are for example, areas which are to facilitate international trade. We are coming to the end of this lecture. We have discussed multiple things in this lecture. I think I have gone very fast in this lecture, but still let me summarize it once. This slide was from last lecture. Now in this one I was discussing importance of different modes. मैंने उनकी characteristics, उन लोगों की जो उनकी for example जिस type की products उनमें use की जाती हैं, यहाँ पे सारा discuss किया था. जैसे for example air freight के बारे में मैंने बताया था कि very high valued और time reliability बहुत ज़्यादा है. ट्रक के बारे में मैंने बताया moderately high valued goods और time की reliability इसकी भी ठीक है. रेल के बारे में बताया कि time reliability इसकी बहुत कम है और low value added goods, jewelry, raw material, इस तरह की चीज़ें इसमें डाली जाती हैं. फॉर एग्जांपल सी शिपमेंट्स के बारे में आइदर थ्रू सी और रिवर के केस में लोकल और सी के केस में इंटरनेशनल शिपमेंट्स. अगर इंटरनेशनल शिपमेंट्स हैं तो उसमें हाई वैल्यूड गुड्स भी डाली जा सकती हैं. इट इज़ अ लिटिल बेस उसकी एवरेज ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह जो लोकल सी शिपमेंट्स है उसमें भी एवरेज ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है. उसमें नॉर्मली लो वैल्यू एडेड गुड्स डाली जाती हैं, और लेकिन जो इंटरनेशनल में हाई वैल्यू एडेड गुड्स, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी थोड़ी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनके ट्रांजिट टाइम में रिलायबिलिटी कम है. Then there is pipe, which is generally limited to petroleum and natural gas products. Then I showed you this slide in which I discussed the volume being transported in US in using these different modes of transportation. फिर मैंने इनके performance parameters जो मैं पहले already मेरे ख्याल में discuss कर चुका हूँ, वो दोबारा यहाँ पे highlight हो रहे हैं. Air is generally fast over long distance and with fair degree of relative reliability. Water is very slow and moderately reliable. Pipe is very slow but reliable and very reliable, by the way. The truck is moderately fast and reliable. Rail is slower and less reliable than truck actually. Then there are relative costs associated. These costs, मैंने आपको बताया, other than the pipe thing, these costs are associated somehow with their characteristics of reliability and speed of or average transit time. उसके बाद मैं आपसे ये वाली स्लाइड डिस्कस कर रहा था लास्ट में, जिसमें आपको ये चीज़ बता रहा था कि लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स. कॉमन कैरियर्स वो हैं जो यूजुअली गवर्नमेंट एजेंसीज ओन करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स वो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको सर्व करते हैं. प्राइवेट कैरियर्स वो हैं जो कंपनीज अपनी प्राइवेट ट्रकिंग फ्लीट्स बना लेती हैं. एजेंसीज वो स्मॉलर एंटिटीज़ हैं जो ओवर द स्मॉलर डिस्टेंसेज शिपमेंट करती हैं, बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग अप लॉन्ग हॉल शिपमेंट्स. फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे आपको बताया कि बिल ऑफ लैंडिंग इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप क्लेम के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, कोर्ट में भी यूज़ हो सकता है. फ्राइट बिल इज़ बेसिकली द बिल दैट थ्रू विच यू नीड टू मेक पेमेंट्स, एंड उसमें डॉक्यूमेंट्स, उसमें आइटम्स की लिस्ट नॉर्मली इतनी डिटेल में नहीं होती जितनी बिल ऑफ लैंडिंग में होती है. फिर फ्राइट क्लेम्स होते हैं. फ्राइट क्लेम्स में डैमेज, लॉस एंड डिले क्लेम्स शामिल हो जाते हैं. इसी तरह उसमें फॉर एग्जांपल ओवरचार्ज क्लेम्स भी आ जाते हैं. फिर मैं आपको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा था कि उसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली एयर शिपमेंट और आपकी सी शिपमेंट्स, एयर कार्गो और सी शिपमेंट्स यूज़ होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. और उसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स. टाइम इज़ शॉर्ट, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दोनों की लिस्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दिखाऊंगा. उसके बाद फ्री ट्रेड जोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड जोन्स जो विच इज़ एक्चुअली द लास्ट स्लाइड, कि फ्री ट्रेड जोन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में एस्टैब्लिश किए हुए हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी हैं. फ्री ट्रेड जोन्स के अंदर ऑफन अक्सर सी पोर्ट्स के आसपास होते हैं. उसका पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पे आके फर्म्स अपनी सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश कर सकती हैं, उनके अनपैकेज गुड्स को पैकेज कर सकती हैं, उनके पैकेज के साइजेस चेंज कर सकती हैं, उनको वहाँ पे असेंबल कर सकती हैं ला के. इससे, और सेकेंडली अगर फॉर एग्जांपल सेंटर में किसी जगह पे कुछ मुख्तलिफ जगहों से पार्ट्स ने आके, जिस तरीके से लो कॉस्ट पड़ती है कि मे भी किसी प्रोडक्ट को पार्ट इंडिया से आना है, अब बजाय इसके कि वो रशिया जाए, इट इज़ या फॉर एग्जांपल वो किसी फार फ्लंग कंट्री में जाए, वो कंट्री पहले आके पाकिस्तान में डॉक कर जाए, वहाँ से वो पार्ट आके असेंबल हो जाए और उसके बाद वो आगे डिलीवर कर दिया जाए. Gwadar port that is a very big importance of Gwadar port, by the way, because it is a deep sea port. Deep sea port में ships बड़े करीब आ सकती हैं और बड़ी आसानी से वो डॉक करके वेयर हाउसिंग या मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे आके कर सकती हैं जोन्स के अंदर. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर आपके उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल वो ड्यूटी फ्री जोन से बाहर आते हुए पाकिस्तान की मार्केट की तरफ जाएगी तो उसको ड्यूटीज़ और कस्टम्स पे करनी पड़ेंगी. अगर वहाँ से निकल के पाकिस्तान की ड्यूटीज़ एंड कस्टम्स पे करनी पड़ेंगी. अगर वो वहाँ
से निकल के इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ जाएगी तो उसको फिर ड्यूटीज़ और कस्टम्स नहीं पे करनी पड़ेंगी। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।